करता हूँ फिर से आपका कल्पना नर्सिंग क्लास में। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं डिस्कशन का, उसका नाम है स्टेज या प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, जो आपके सामने टॉपिक आने वाला है उसका नाम है स्टेज या प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। पिछली क्लासेस में हमने वुंड के बारे में, वुंड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम जो वुंड बनता है उस वुंड की हीलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वुंड हीलिंग जो प्रोसेस है, वुंड हीलिंग की डेफिनेशन की अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, वुंड का हील होना। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ या सीरीज ऑफ events that taken place in sequential step for recovery of skin tissue। ठीक है, प्रोसेस ऑफ a series of events that taken place in sequential step for recovery of skin tissue। और क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, आफ्टर क्रिएशन ऑफ वुंड, उसको क्या बोलते हैं अपन, वुंड हीलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है, वुंड हीलिंग की प्रोसेस के अंदर, वुंड हीलिंग की प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेप्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, 4 स्टेप्स होती हैं टोटल। इसके अंदर पहली स्टेप है हीमोस्टेसिस। ठीक है, जब वुंड का फॉर्मेशन होता है, कोई इंजरी होती है या फिर किसी भी कारण की वजह से जब वुंड का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो हीमोस्टेसिस होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन इमीडिएट रेस्पॉन्स या इमीडिएट फेज। ठीक है, दूसरी अपन बात करें तो इस वुंड के रेस्पॉन्स में वहाँ पर हीमोस्टेसिस के बाद में सेकंड फेज जो आता है वो इन्फ्लामेटरी फेज होती है। उसके बाद में, इन्फ्लामेशन के बाद में वहाँ पर थर्ड जो फेज है उसका नाम है प्रोलिफरेशन फेज। और चौथी जो फेज है उसका नाम है मैचुरेशन फेज या फिर रीमॉडलिंग हिस्टेरिया फेज। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर चार तरह की क्या है यहाँ पर फेजेज हैं। इसके अंदर वुंड हीलिंग के अंदर जो अपन को क्या रखनी है, याद रखनी है, पहली है हीमोस्टेसिस, दूसरा है इन्फ्लामेटरी फेज, तीसरी है प्रोलिफरेशन फेज, चौथी है मैचुरेशन फेज या रिमॉडलिंग फेज। वन बाई वन करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड पे पहली जो फेज है उसका नाम है हीमोस्टेसिस। पहली फेज का नाम क्या है, हीमोस्टेसिस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज इमीडिएट फेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इमीडिएट फेज बोलते हैं। ठीक है, जो कि विद इन
मिनट्स टू 24 आवर्स की क्या होती है, फेज होती है। ठीक है, हीमोस्टेसिस जो होता है वुंड फॉर्मेशन के तुरंत बाद जो फेज होती है वो हीमोस्टेसिस की फेज होती है। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब है रोकना। तो ब्लड को रोकने की या ब्लड को स्टॉप करने की, या ब्लीडिंग को जो स्टॉप करने की जो फेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं, जो कि वुंड फॉर्मेशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर वुंड या इंजरी, इंजरी के तुरंत बाद है वो जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका पर्पज क्या होता है, ठीक है, इस फेज को स्टार्ट होने का पर्पज क्या है, ये फेज क्यों स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, टू टू स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बॉडी के अंदर जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है वुंड का, जो फर्स्ट फेज आती है उसका नाम क्या है, हीमोस्टेसिस है, जो कि इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। मिनट्स टू 24 आवर्स की फेज होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स की फेज चलती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो कौन कौन से इसके अंदर इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल्स का क्या होता है, वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और क्या हो सकता है वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पर क्या होता है फाइब्रिन का क्या बनता है, वहाँ पर मैश वर्क बनता है या फिर जाले बनते हैं फाइब्रिन के। इसलिए टू सील द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को सील करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, तीन तरह से प्रोसेस होती है, या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए तीन तरह से मैकेनिज्म होते हैं। पहला वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा क्लॉट फॉर्मेशन, और फिब्रिन का वहाँ पर मैश वर्क बनता है। क्लॉट जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, क्लॉट जो फॉर्मेशन का काम करती है वहाँ पर वो कौन करता है, वहाँ पर प्लेटेलेट्स जो होती है वो एग्रीगेट होती है, और प्लेटेलेट्स आकर के वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन कर देती है। फिर उसके बाद में फाइब्रिन एक्टिवेट होता है, और वो फाइब्रिन क्या होता है, एक्टिवेट होकर के क्या कर देता है, वहाँ पर सील कर देता है उस वुंड को क्या कर देता है, सील कर देता है। वुंड की क्या हो जाती है वहाँ पर, वुंड क्या होता है, वुंड की क्या होती है वहाँ पर सीलिंग होती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, याद रखना आपको, इमीडिएट रेस्पॉन्स है 24 आवर्स के अंदर होता है, स्टार्ट इमीडिएटली। पर्पज क्या है इसका, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। कौन कौन सी फेज है, वैसे कौन सी, ये सारी चीज़ें उनको क्या है याद। इसके बाद जो सेकंड फेज है उसका नाम है इन्फ्लामेटरी फेज। ठीक है, इन्फ्लामेटरी फेज जो कि स्टार्ट होती है आफ्टर 24 आवर्स एंड रन्स, चलती है अप टू 5 डेज। ठीक है, 5 दिन तक क्या चलती है, फेज चलती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 से 5 दिन की क्या होती है, ये फेज होती है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए MCQ है तो वो 1 से 5 दिन भी एग्जाम में दे सकता है, या फिर वो बोल सकता है 1 वीक का समय भी वो दे सकता है। ठीक है, 1 वीक तक जो फेज चलती है 24 आवर्स टू 1 वीक, वो ऐसे भी बोल सकता है यदि वीक के अंदर पूछेगा तो। नहीं, अदरवाइज आपको याद रखना है 1 से 5 दिन जो फेज चलती है, ये आपको ज़्यादा याद रखना है ये वाला। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन को याद रखना इन्फ्लामेटरी फेज 24 आवर्स के बाद चालू होती है, 24 आवर्स तक तो रहता है हीमोस्टेसिस। जब ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाती है, तो अंदर ही अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और जो कट लगा है ना, जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर जो वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, वहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उसके रेस्पॉन्स में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या होती है वहाँ पर चालू होती है। तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चालू होती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन जो इवेंट्स आते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हैं इस फेज के अंदर, कौन कौन से इवेंट्स हैं। पहला इवेंट्स है
तो याद रखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके पर्पज़ की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ रहने वाला है, इस पर्पज़ ऑफ दिस स्टेज क्या है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड टू रिमूव डेब्रिस। ठीक है, जो वहाँ पर कट वगैरह लगा है या फिर वहाँ पर जो सेल डेब्रिस है, जो गंदगी है, उसको रिमूव करना और उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना उस जगह को। तो ये क्या है, इस स्टेज का क्या होता है, पर्पज़ होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। और इसके अंदर जो मेन इवेंट्स होती है वो कौन कौन सी है, पहली जो इवेंट्स है इसके अंदर जो इवेंट्स है, पहली है सबसे पहले इन्फ्लामेशन जो होता है। तो इन्फ्लामेशन के फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले वेजो डायलेशन होता है। ठीक है, वेजो डायलेशन क्यों होता है, क्योंकि उस पार्ट में क्या होती है, ब्लड सप्लाई को क्या किया जाता है, वहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन प्रेजेंट न हो स्टेमिया की वजह से और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, या फिर वहाँ पर न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पर क्या हो, इन्फेक्शन जनरेट ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर सप्लाई को बढ़ाया जाता है। दूसरी बात, और क्या होता है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होता है किसका, उसके बाद वैसोडाइलेशन के बाद में वहाँ पर जो WBC है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो WBC को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वहाँ पर WBC क्या होती है, इन्फिल्ट्रेट होती है, यानी कि वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी WBC की होती है वहाँ पर उस साइट पर जहाँ पर वुंड है, उस साइट पर एग्रीगेट होती है या फिर वहाँ पर कलेक्ट होती है और अपना काम चालू करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी WBC है। ठीक है, तो WBC कौन कौन सी हो सकती है वहाँ पर, एक तो न्यूट्रोफिल्स है और ये क्या आपकी मैक्रोफेज। ठीक है, तो ये क्या होती है, वहाँ पर आती है उस साइट पर और क्या करती है, अपना काम चालू कर देती है। और इनका काम क्या है, टू रिमूव डर्ट एंड डेब्रिस। ठीक है, ये क्या करती है, वहाँ पर उठाकर बैक्टीरिया वगैरह को क्या करती है, उठाकर सेफ जगह पर ले जाती है या फिर उनको डिस्पोज करने का काम करती है, उस साइट को क्लीन करने का काम करती है। ठीक है, तो वेजोडाइलेशन, इन्फिल्ट्रेशन। थर्ड फेज कौन सी है इसके अंदर, थर्ड फेज आती है सिम्टम्स शो होते हैं, क्या आते हैं, साइन ऑफ जब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चल रही है, तो उस इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप होते हैं, वहाँ पर कुछ साइंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइंस देखने को मिलते हैं इन्फ्लामेशन के। ठीक है, तो वहाँ पर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन शो होते हैं। पहला प्रोसेस वेजोडाइलेशन होता है, WBC का इन्फिल्ट्रेशन होता है। जब WBC वहाँ पर आते हैं, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चालू होती है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज के द्वारा, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर कुछ साइंस प्रेजेंट होते हैं। पहला है इसके अंदर, पहला है रूबार। ठीक है, दूसरा है डॉलर, तीसरा है कैलर, चौथा है एडिमा या ट्यूमर, और जो पांचवा है उसका नाम है फंक्सियो लेसिया। तो ये क्या होते हैं, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपन को पता है कि वहाँ पर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन का अपन को पता है कि वेजोडाइलेशन होता है, वेजोडाइलेशन हुआ है तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुई है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से उस पार्ट में क्या होगी, अपन को उस जगह पर, उसके आसपास, उस एरिया के आसपास क्या होगी आपको, रेडनेस दिखाई देगी। रूबर का मतलब, डॉलर का मतलब होता है वहाँ पर पेन फील होगा, टेंडरनेस फील होगी। ठीक है, उसके बाद कैलर का मतलब होता है एनर्जी, कैलोरी मतलब एक तरह से हीट, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उस पार्ट का इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, वहाँ पर अलग तरह कुछ साइटोकाइंस वगैरह या फिर कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का क्या होता है, सीप आउट होता है। ठीक है, तो फ्लूइड सीप आउट होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, एडिमा का फॉर्मेशन होगा, ट्यूमर बनेगा। ठीक है, और उस पार्ट में पेन होने की वजह से, सूजन आने की वजह से वो पार्ट क्या करेगा, काम नहीं करेगा, दर्द होगा, तो पेशेंट अनेबल होता है उस पार्ट को मूव करने में। तो वो काम क्या होगा, वो पार्ट क्या करता है, काम करने में अनेबल होता है, अनेबल टू परफॉर्म
फंक्शन यानी कि उस जगह का या उस पार्ट का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लॉस हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, 3 फेज है किसकी, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन की। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बन रहा है उसका नाम है उस क्वेश्चन का कि भाई जो साइन ऑफ जो इन्फ्लामेशन है, जो साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है कितने हैं, याद रखना 4 साइन है। पहला है रूबर, दूसरा है कैलर, तीसरा है डॉलर, वो इस नाम से पूछ सकता है, चौथा है ट्यूमर। ठीक है, और रिसेंटली एक नया ऐड हुआ है 5वां। ठीक है, वैसे तो बेसिकली 4 होते हैं लेकिन 5वां कौन सा है, फंक्शन फंक्शियो लेसिया, जिसका मतलब होता है फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट का होता है फंक्शन लॉस होना। ये क्या है, 5 तरह के साइन है जो और इस ये जो इन्फ्लामेशन के साइन है उनको देने वाले या सबसे पहले बताने वाले, फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाई सेल्सस। ठीक है, ये जो साइंस है सेल्सस नामक व्यक्ति ने या सेल्सस नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या होता है ये जो साइंस है उनके बारे में सबसे पहले बताया था, रूबर, केलर, डॉलर, ट्यूमर और फंक्शनल लेस। तो ये 3 फेज के अंदर क्या होती है, ये प्रोसेस फिनिश होती है कौन सी आपकी जो दूसरी फेज है कौन सी, इन्फ्लामेटरी फेज। तीसरी फेज कौन सी है, तीसरी फेज का नाम है मैचुरेशन, सॉरी तीसरी फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, इस तीसरी फेज का नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। अपन ने कौन कौन सी पढ़ी अभी, 2 फेज पढ़ी हैं, इन्वेसोडाइलेशन ब्लड इन्फ्लामेटरी फेज। ठीक है, पहला था हीमोस्टेसिस, दूसरा था इन्फ्लामेटरी फेज, तीसरा फेज है आपका प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज जो चलती है वो चलती है 5 to 21 डेज या फिर 2 to 3 वीक्स, आपको ऐसे याद रखना है, ये क्वेश्चन आंसर बन सकता है। इस जो प्रोलिफरेशन फेज का जो पर्पज है, इसका पर्पज क्या है, जो टिश्यू क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, रीबिल्डिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। ठीक है, उस वुंड के अंदर जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रीबिल्डिंग करना, प्रोलिफरेशन करना ही क्या है इस फेज का क्या होता है, मीन्स होता है, फेज का पर्पज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इस फेज के अंदर जो मेन इवेंट्स है, कौन कौन सी इवेंट्स होती है। सबसे पहले प्रोलिफरेशन के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होती है, सबसे पहले रीबिल्डिंग के दौरान या रिफॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, जब उसका प्रोलिफरेशन होता है टिश्यूज का तो वहाँ पर सबसे पहले बनता है ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होते हैं, एक तरह से कच्चे टिश्यू होते हैं जिनसे प्रॉपर तरीके से जो नया टिश्यू है उसका फॉर्मेशन होता है, उनको ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेनुलेशन टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा उसके बाद क्या होता है, तीसरा उन ग्रेनुलेशन टिश्यूज के बनने के बाद उन टिश्यूज के बीच में कोलेजन का क्या होता है, वहाँ पर सिंथेसिस होता है, कोलेजन सिंथेसिस होता है। और इस कोलेजन को सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, याद रखिएगा, कौन सी सेल करती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती है, इस कोलेजन को सिंथेसिस करने का काम करती है। ये भी यहाँ पर क्या सकता है, एक आपका एक एमसीक्यू हो सकता है, सिंपल सा एक सिंपल एमसीक्यू है। उसके बाद कोलेजन सिंथेसिस के बाद, कोलेजन की सिंथेसिस के बाद वहाँ पर क्या होता है आपका जो उस पार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए, उस पार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए वहाँ पर जो नई ब्लड वेसल्स है उनका जनरेशन होता है, एंजियोजेनेसिस होता है, या फिर उसको बोलते हैं अपन नियो वैस्क्यूलराइजेशन, नियो वैस्कुलराइजेशन होता है।
ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है, कोलेजन बनता है, एंजियोजेनेसिस होता है वहाँ पर। ठीक है, अगली बात है या नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसके अंदर इवेंट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड एजेज। ठीक है, तो इस प्रोलिफरेशन फेज के अंदर क्या होता है, डैमेज जो टिश्यू हुए हैं उनका रीबिल्डिंग होती है। रीबिल्डिंग के बाद, ठीक है, रीबिल्डिंग के बाद में उनका मैचुरेशन होगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट तो हो बनना। तो जो इवेंट्स होती है सबसे पहले कच्चे टिश्यू बनते हैं एक तरह से यहाँ पर, एक तरह से आधा जो बेसिक जो टिश्यू होते हैं जिनके ऊपर लेयर बाई लेयर जो एक तरह से कहते हैं ना अपन मकान बनाते हैं, नींव जो लगती है उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू बोल सकते हैं, नींव बोल सकते हैं एक तरह से अपन मकान की। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाते हैं तो उनके स्टेबलाइजेशन के बीच में उनके बीच में कोलेजन फाइबर्स का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, वो कोलेजन फाइबर बनते हैं और किसके द्वारा बन जाता है, फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा वो कोलेजन फाइबर को सेट किया जाता है ताकि वो ग्रेनुलेशन टिश्यू डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, अब उस पार्ट को और ग्रो कराने के लिए, ठीक है, उनको ग्रो कराने, जैसे कि अपन नींव में क्या है पत्थर लगाते थे, पत्थर के बीच में कोलेजन के रूप में क्या सीमेंट भरते हैं। ठीक है, अब उसको अब उसके अंदर क्या करते हैं अपन, उसको पानी देते हैं, ठीक है, ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, वहाँ पर एक तरह से अपन कहते हैं कि उस पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई देनी है अपन को न्यूट्रिएंट के लिए। एंजियोजेनेसिस यानी कि नई जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर उनका फॉर्मेशन हुआ है, या फिर जो पहले ब्रेक हो गई है, या फिर जो डिसरप्ट जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स थी उनको तो हटा दिया गया था। ठीक है, अब उसके फलस्वरूप क्या बनेगी, अब उसके बाद में नई ब्लड वेसल से क्या होता है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है ताकि वहाँ पर क्या हो, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो। ठीक है, जब वहाँ पर ब्लड सप्लाई होने लगती है, जब वो पार्ट पूरी तरह से ग्रो करने लगता है, तो वहाँ के जो एजेज है उस वुंड के, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उनके अंदर क्या होने लगता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होता है, लास्ट जो फेज आती है कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में, वहाँ पर क्या होता है, रीजेनरेशन होता है किसका, क्या होता है वहाँ पर लास्ट फेज के अंदर या लास्ट इवेंट के अंदर वहाँ पर क्या होता है, रीजेनरेशन ऑफ एपिथेलियल। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने कि वहाँ पर क्या होता है, जो 5वां इवेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, रीजेनरेशन ऑफ एपिथीलियम। ठीक है, जो एपिथीलियम है, जो स्किन है, उसका क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। यहाँ पर जो स्किन का जो टिश्यू है वहाँ पर उसका क्या होता है, रीजेनरेशन होता है, वापस से बनता है। तो क्या हुआ इस प्रोलिफरेशन फेज के अंदर, सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू बने। ठीक है, एक तरह से नींव रखी गई, उसके बाद में नींव के पत्थर रखे गए, उसके बाद में क्या किया गया, वहाँ पर कोलेजन क्या हुआ, वहाँ पर कोलेजन फाइबर्स का कुछ जमा किया गया उसके अंदर, किसके द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। एक तरह से वहाँ पर सीमेंट लगाया, सीमेंट जमाने के बाद में अब उसको क्या किया अपन ने, उसमें पानी दिया गया, यानी कि एक तरह से ब्लड सप्लाई की गई उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि वो पक्का हो जाए। उसके बाद में किया गया वहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, वुंड एजेस का क्या हुआ, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी वुंड को क्या किया वहाँ पर सील हुआ। जब वुंड के एज जो है क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वुंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब एक तरह से अप्रॉक्सीमेट होने लगेगा। ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हो, वुंड का अपन अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वुंड एज। ठीक है, तो ये इसकी चौथी इवेंट होती है। उसके बाद 5वीं इवेंट के अंदर क्या होता है, जब वो वुंड क्लोज होने वाला होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर की जो स्किन है उसकी, ये एपिथेलियम है, उसका क्या होता है, रीजनरेशन होता है, यानी कि नई स्किन का क्या होता है वहाँ पर, न्यू स्किन का क्या होता है वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ हो गई, किसके अंदर हो गई है ये, आपकी प्रोलिफरेशन फेज के अंदर। लास्ट जो आती है 4th फेज जो आती है उसका नाम है आपका मैचुरेशन फेज। जो भी चीज़ बनी है अब उनका क्या करवाना है, मैचुरेशन करवाना है, मैचुरेशन फेज बोलते हैं, या फिर इसको अपन बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज। कौन सी फेज बोलते हैं इसको, रीमॉडलिंग फेज अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रीमॉडलिंग फेज जो होती है आफ्टर 21 डेज, इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है, आफ्टर 21 डेज, और ये अप टू 1 ईयर तक हो सकती है, कितना भी टाइम ले सकती है, सेवरल वीक्स हो सकते हैं, सेवरल वीक्स टू
मंथ्स लग जाते हैं इसको मैच्योर मतलब मैच्योर होने में, एक तरह से डेवलप होने में, पूरी तरह से उस पार्ट को फंक्शन में आने में, ठीक है, वो पार्ट पूरा मैच्योर होकर पूरी तरह से फंक्शन करने लग जाए एज लाइक प्रीवियस फंक्शन, ठीक है। तो उस मोर देन 21 डेज लग जाते हैं उसके अंदर, और सेवरल वीक्स का समय उसके अंदर लग जाता है, ठीक है। इसका बात करें तो इस फेज का पर्पज क्या होगा? इस फेज का पर्पज होता है कि जो पार्ट है उसको क्या करना होता है। मैच्योरेशन का मतलब हो गया स्ट्रेंथन द रीजनरेटेड टिश्यू। जो रीजनरेशन हुआ है प्रोलिफरेशन की प्रोसेस के थ्रू, उस पार्ट का क्या होना, पूरी तरह से स्ट्रेंथनाइज हो जाना, फिर मजबूत हो जाना, ठीक है, ताकि वो पहले की तरह फंक्शन कर सके। इसके अंदर जो इवेंट्स होती है, कौन कौन सी होती है इसके अंदर इवेंट्स? पहली जो इवेंट्स है इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन हमने सिंथेसिस हुआ था उसका क्या होता है, वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन का क्या होता है, वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके अलावा और क्या होता है, वहाँ पर स्कार टिश्यू का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, स्कार टिश्यू बनते हैं। स्कार टिश्यू बनने के बाद में थर्ड फेज के अंदर उसके अंदर उस पार्ट के अंदर क्या आने लगती है, अब स्ट्रेंथ आने लगती है, यानी कि बोलते हो अचीविंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ये सारा काम होने के अंदर 1 ईयर तक का समय लग सकता है ना। 21 डेज तो प्रोलिफरेशन तक के टाइम में लग जाते हैं, की प्रोसेस में लग जाते हैं। उसके बाद 21 डेज के बाद में इस पार्ट को, जो टिश्यू, जो नए टिश्यू बने हैं उनको रीजनरेटेड जो टिश्यू है उनको मजबूत होने के लिए कोलेजन का रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, वहाँ पर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होना जरूरी है, और वहाँ पर उस पार्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉपर स्ट्रेंथ आना जरूरी है, ताकि वो पार्ट पहले की तरह वहाँ पर क्या कर सके, काम कर सके। तो ये था स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, जिसके के अंदर अपन ने 4 प्रोसेस पढ़ी थी। पहला क्या पढ़ा था, हीमोस्टेसिस, ठीक है। दूसरा पढ़ा था अपन ने हीमोस्टेसिस, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये होती है 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। दूसरा प्रोसेस थी इसके अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो कि 1 to 5 डेज के लिए होती है। तीसरी प्रोसेस कौन सी थी, आपकी प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 5 to 21 डेज की होती है, ठीक है। चौथी जो लास्ट फेज है उसका नाम क्या है, मैचुरेशन फेज, इसको अपन रीमॉडलिंग फेज भी बोलते हैं, इसको अपन रीमॉडलिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मोर देन 21 डेज लग जाते हैं, अप टू वीक्स टू मंथ लग जाते हैं, अप टू 1 ईयर लग जाता है इसको वापस से उस पार्ट को या फिर टिश्यू को स्ट्रेंथन होने में और फ्लेक्सिबल होने में, ताकि वो पार्ट क्या कर सके, प्रीवियस फंक्शन को क्या कर सके, गेन कर सके, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के बारे में, स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बेटर वे में मैंने इसको समझाने का कोशिश किया है, जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक टाइम ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो सीरीज है वो पूछा जाता है, कब कोलेजन कौन से टाइम ड्यूरेशन के अंदर कौन सी फेज होती है, कौन सी फेज के बाद में कौन सी फेज आती है, ठीक है। कोलेजन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, कौन कौन सी आपकी WBC उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट होती है, प्लॉट का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, प्लेटलेट के द्वारा किया जाता है, फिब्रिन का मैशवर्क बनता है कौन सी फेज के अंदर बनता है, एंजियोजेनेसिस होता है किस फेज के अंदर होता है, ठीक है। आपका जो बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि
बोलते हैं ना कि कोलेजन का सिंथेसिस होने के बाद कोलेजन का मैचुरेशन या फिर कोलेजन का सेटअप कौन सी फेज़ के अंदर होता है, ठीक है, आपका वेजोडाइलेशन कौन सी फेज़ के अंदर होता है, या फिर बोले तो हीमोस्टेसिस क्या है। एक बेसिक क्वेश्चन ये भी है कि पहले वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है या फिर वेजोडाइलेशन होता है। तो अपन ने पढ़ लिया ना अभी हीमोस्टेसिस के को या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले वुंड हीलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर वेजोडाइलेशन होता है। ये भी थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड होगी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं, गुड नाइट।